नमस्ते वॉरियर्स। स्वागत है आपका स्टैंड फॉर एएस के पूछो डॉक्टर आकेरकर के इस सेशन में। मुझे बेहद खुशी है कि इस सेशन के ज़रिए और यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं। मैं आप तक आपके जो डाउट्स है उनका क्लैरिफिकेशन, आपके मन में जो भी सवाल है इसके बारे में और एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं। इसी के साथ मेरी भी आपसे कुछ दरख्वास्त है। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के जो ग्रुप्स है व्हाट्सएप पे या अदर ग्रुप्स में आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि अगर ये शेयर करेंगे तभी ये इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम वॉरियर्स तक पहुंच सकेगा। तो चलिए देखते हैं आज के सवालों की तरफ। पिछले हफ्ते काफ़ी सारे सवाल मुझे आए, उनमें से कुछ सवाल जो बहुत बेसिक है और जिनका जानना आपको ज़रूरी है वो मैंने चुने हैं। चलिए देखते हैं। पहला सवाल है डिस्कवर इंडिया का। उनका नाम तो मुझे नहीं मालूम, डिस्कवर इंडिया उनका प्रोफाइल नेम है। उन्होंने पूछा है कि ऑल्टरनेटिंग बटक एक क्यों होता है। ऑल्टरनेटिंग बटक एक यानी कभी राइट साइड के कूल्हे में दर्द होता है बटक में, कभी लेफ्ट साइड के कूल्हे में दर्द होता है, ऐसा क्यों होता है। बहुत सारे रीजंस उन्होंने पूछे, क्या ये मसल इंस्टेबिलिटी है, कुछ और रीजन है, ऐसे क्यों होता है। तो देखते हैं। ये है सेक्रोइलियक जॉइंट। यहाँ पे बटक या कूल्हे का एरिया होता है। तो इसमें सबसे पहले तो दर्द क्यों होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा है काफी सारे वीडियोस में, एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ऑटो इम्यून डिसीज है। अपनी ही इम्यूनिटी अपने ही जॉइंट्स को फॉरेन समझ के अटैक करती है, वो इन जॉइंट्स को अटैक करती है। तो इसके वजह से जोड़ों में सूजन आती है। तो जब जोड़ों में सूजन आती है वहां पे दर्द होता है। तो कभी इस साइड के जॉइंट में सूजन आती है, एक साइड के बटक या कूल्हे में, तो वहां पे दर्द होता है। कभी फिर ये सूजन निकल जाती है, कम हो जाती है और आर्थराइटिस इस जॉइंट को पकड़ लेता है। तो कभी इसके लिए यहाँ पे दर्द होता है, कभी यहाँ पे दर्द होता है और कभी कभी इन जोड़ों में भी दर्द होता है। तो कभी यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा, कभी गर्दन में होगा और साथ में जहाँ पे ये फसली जाके रीढ़ के हड्डी को जॉइंट होता है, ये इस जोड़ में भी कभी कभी सूजन होती है। तो वहां पे भी कभी कभी दर्द हो सकता है। इसके लिए ये दर्द अलग अलग जगहों पे होता है। काफी लोग इसे घूमता हुआ वात बोलते हैं। तो ऐसा घूमता हुआ वात वगैरह कुछ नहीं होता है, ये बेसिकली अलग अलग जोड़ है। जब जिस जोड़ में सूजन होगी तब वहां पे दर्द होगा, इसी के लिए अलग अलग जगह दर्द होता है। दूसरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिप्लब रॉय का। एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ऑटोइम्यून डिसीज है जो HLA-B27 लोगों में ज्यादा होती है। HLA-B27 तो बर्थ से होता है, जन्म से होता है। तो एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जन्म से क्यों नहीं होता है, वो अचानक से बाद में क्यों डेवलप होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंटेलिजेंट क्वेश्चन है बिप्लब। तो जैसे आपको सभी को मालूम है HLA-B27 जीन है, तो जैसा उन्होंने कहा ये बर्थ से होता है, लेकिन एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बर्थ से नहीं होता है। इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग सीड और सॉइल हाइपोथेसिस बोलते हैं। क्या है ये सीड एंड सॉइल हाइपोथेसिस। कभी भी फसल अगर होनी है तो अच्छी जमीन या सॉइल का सिर्फ होना सफिशिएंट नहीं है, और उसके साथ सिर्फ हमारे पास अगर अच्छे सीड होंगे तो भी अच्छी फसल होगी, इसका कुछ जरूरी नहीं है। तो अच्छी फसल के लिए सॉइल भी अच्छा चाहिए और सीड भी अच्छा चाहिए, तब जाके अच्छी फसल होती है। अब आप बोलेंगे एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से इसका क्या लेना देना। HLA-B27 जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कहा जाता है इसे। तो ये अच्छी जमीन के बराबर है। तो अच्छी जमीन तो डेफिनेटली है, जब उसमें सीड बोए जाएंगे तब जाके फसल होगी। तो अगर किसी को HLA-B27 है तो लाइफ टाइम में जब उसे ऐसा कुछ चीज होगा जिससे एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रोसेस ट्रिगर होगी, तब एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप होगा। तो जनरली ये प्रोसेस क्या होती है, तो इन्फेक्शंस मोस्ट कॉमन होते हैं। जिसको HLA-B27 जीन हो उसमें कुछ पर्टिकुलर इन्फेक्शन जब होते हैं तो एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की प्रोसेस ट्रिगर होती है और एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है। और इसी के लिए ये बर्थ से नहीं होता है। और इसी के लिए अगर किसी को HLA-B27 हो तो ये जरूरी नहीं है कि उसको लाइफ में एंकीलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होना ही चाहिए।
कुछ ना कुछ उसके लाइफ टाइम में ट्रिगर होना चाहिए जिससे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होगा। तीसरा सवाल लेंगे हम लोग क्षितिज सिंह का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है उनका भी, कि अगर बॉडी बायोलॉजिक्स को एंटीबॉडी बनाने लगे तो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये बायोलॉजिक्स की एंटीबॉडीज क्या होती है। बायोलॉजिक्स प्रोटीन्स होते हैं, जब वो बॉडी में दिए जाते हैं सलाइन के थ्रू या सबक्यूटेनियस इंसुलिन जैसा इंजेक्शन से, जब ये बॉडी में एंटर करते हैं तो बॉडी की इम्यूनिटी इन्हें फॉरेन प्रोटीन करके आइडेंटिफाई करती है। इम्यूनिटी का काम है कि कोई भी फॉरेन प्रोटीन बॉडी में आए तो उसे अटैक करना, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना। इन एंटीबॉडीज का काम है कि जाके फॉरेन प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करे। तो इसी प्रकार इम्यूनिटी बायोलॉजिक्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है और ये एंटीबॉडीज बायोलॉजिक्स को बॉडी में डिस्ट्रॉय कर सकती है। किसी वॉरियर में ये काफी मात्रा में बनती है और किसी किसी वॉरियर में काफी कम मात्रा में बनती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कोई बायोलॉजिक 100 मिलीग्राम का देता हूं और बॉडी 5 मिलीग्राम खराब होने के उतनी एंटीबॉडी बनाती है, तो जब 100 मिलीग्राम बॉडी में जाएगा उसमें से 5 मिलीग्राम्स एंटीबॉडी खराब कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी और 95 बॉडी को मिल जाएगा। अगर किसी वॉरियर में काफी मात्रा में 50 mg डिस्ट्रॉय करने वाला उतनी मात्रा में अगर एंटीबॉडीज बनता है, तो जब मैं 100 बॉडी में देता हूं उसमें से 50 एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय कर देती है और बॉडी को सिर्फ 50 mg का ही बायोलॉजिक का डोज मिलेगा। जब ऐसा होता है तो बायोलॉजिक का इफेक्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे किसी वॉरियर में अगर एंटीबॉडीज काफी मात्रा में बनती है तो स्टार्टिंग के कुछ डोज में बहुत अच्छा इफेक्ट आता है और जैसे आगे वाले डोज आते हैं वैसे बायोलॉजिक का इफेक्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? ये सबसे ज्यादा इन्फ्लिक्सिमैब बायोलॉजिक के साथ होता है। जब इन्फ्लिक्सिमैब बायोलॉजिक दिया जाता है तो उसे देने से पहले, सलाइन में देने से पहले एक स्टीरॉयड का इंजेक्शन दिया जाता है और एक एलर्जी का भी इंजेक्शन दिया जाता है ताकि एंटीबॉडीज कम बने, और लॉन्ग टर्म में मीथोट्रिक्सेट नामक एक गोली भी दी जाती है इन्फ्लिक्सिमैब के साथ में ताकि एंटीबॉडीज बनने का चांस कम हो। अगर एंटीबॉडीज काफी बने और बायोलॉजिक्स काम नहीं करे तो फिर वो बायोलॉजिक चेंज करके दूसरा बायोलॉजिक देना पड़ सकता है। तो वॉरियर्स आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में जरूर मिलेंगे और काफी सारे सवाल लेके आपके, और उसके बारे में और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का इंफॉर्मेशन लेके। तब तक मुस्कुराते रहिए, हारना नहीं है दोस्त, ध्यान रखिए जो हम हमेशा कहते हैं। अगले हफ्ते जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।